Hello everyone, welcome to Unacademy Live SSC JEE Exams, the YouTube channel dedicated completely to SSC JEE Exam जहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी अबाउट द लाइव लेक्चर्स जो कि SSC JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो टाइम टू टाइम आपको बताती चली जाएंगी। आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट बातों पर विचार करने वाले हैं। The very first important talk that I'm going to do is about the launching of advanced engineering classes complete team on Unacademy। अब Unacademy पर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की पूरी टीम लेक्चर लेने वाली है फॉर SSC JEE एग्जाम्स। जी हाँ, बिल्कुल पूरी टीम। अगर हम बात करें तो पूरी टीम Unacademy पर जो लेक्चर्स लेकर आने वाली है वो 4 अनलॉक में आएगा। अनलॉक 1.0, अनलॉक 2.0, अनलॉक 3.0 एंड अनलॉक 4.0। इन दी अनलॉक 1.0 The subjects that we are going to start, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं और सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यस, ऑल दी 3 ब्रांचेस 1 जुलाई से ऑलरेडी हमारे पास लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इनटू द सेकंड अनलॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट। फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इट इज ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम 8 जुलाई। हम इनटू द अनलॉक 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, we're going to start मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगला सब्जेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इन द 4th अनलॉक फिर से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंडक्शन मशीन एंड EMT। ध्यान रखिएगा एवरी वन ऑफ यू, 4 अनलॉक में काफी सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं जो स्पेसिफिकली SSC JEE एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग इफ यू आर प्लानिंग टू टेक दी प्लस सब्सक्रिप्शन, आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए याद रखिएगा, रिमेंबर द कोड AEC+10। बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो जस्ट गो विद द रेफरल कोड AEC+10 और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं यहां से ऑन टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर में। यस, आज हम बात करने वाले हैं SSC JEE के सेगमेंट में हम वो वाले टॉपिक पर या फिर हम वो वाले कंटेंट पर बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप SSC JEE में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उस सेक्शन में स्कोर ज्यादा आता है तभी हमारे पास सिलेक्शन की गारंटी बनती है। यस, मैं आज बात कर रहा हूं रीजनिंग की। हम आज के इस लेक्चर में रीजनिंग के सिलेबस का एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है, विच इज स्पेसिफिक टू SSC JEE। फिर बात आती है सर ये SSC JEE से ऐसा क्या स्पेसिफिक है कि हमें रीजनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एनालाइज करना। तो देयर आर रीजंस। अगर मैं कहूं जो सबसे पहला रीजन है कि वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। इसका रीजन है कि व्हेन वी सी देयर आर डिफरेंट एग्जाम जैसे कि CHSL या CGL या CPO या हमारे पास MTS या फिर हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम, ये बहुत सारे एग्जाम्स है जहां पर रीजनिंग के टॉपिक्स पूछे तो जाते हैं एग्जाम में, लेकिन बस इन्हीं से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है SSC JEE के रीजनिंग के सिलेबस में। हमें उसी पर ध्यान देना है कि if you are preparing for SSC JEE एग्जाम तो हम वो सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं जो इन बाकी एग्जाम्स में आते हैं लेकिन हमारे SSC JEE एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात कि भाई जब बुक्स की बात आती है रीजनिंग से रिलेटेड, we all are practicing from different books, तो हमारे पास we do not have no specific book for SSC JEE। तो फिर बात आती है कि जिन बुक से हम पढ़ रहे हैं उनमें तो सारे ही टॉपिक है रीजनिंग के जो हो सकता है SSC JEE में नहीं आए और हम वो भी पढ़ रहे होंगे तो हमारा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा एंड वी विल बी स्टडिंग एक्स्ट्रा कंटेंट जो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। तीसरा रीजन कि हमें क्यों एनालिसिस करना है SSC JEE के रीजनिंग के सिलेबस का बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जाम, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है सो देयर इज अ मैंडेटरी स्कोर इन रीजनिंग। या फिर हम बात करें कि किसी भी एग्जाम, इफ आई टॉक अबाउट कि अगर आप SSC JEE में आप EE और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो यू नीड अ स्कोर ऑफ 150 प्लस और 140 प्लस का स्कोर चाहिए, तब जाकर आपके पास कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और वहीं पर व्हेन यू टॉक अबाउट दी सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास 130 और 140 के ऊपर तक का अगर स्कोर बनता है
तो आपके पास श्योरिटी हो जाती है कि यस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई पेपर 1 फॉर एसएससी जेईई एग्जाम। तो फिर बात आती है कि अगर ये स्कोर हमें लेकर आना है तो उसके लिए रीजनिंग का स्कोर जो है वो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करना पड़ेगा मतलब सबसे ज्यादा स्कोर आपको रीजनिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाए तब जाकर आपके पास चांसेस बनते हैं कि यू आर गोइंग टू क्वालिफाई पेपर 1। तो ये हमारे पास डिफरेंट रीजंस है जिसके लिए रीजनिंग का सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इफ आई टॉक अबाउट कि एसएससी जेईई में पेपर 1 जो होता है, ये पेपर 1 हमारे पास अगर हम बात करें तो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का हमारे पास पेपर 1 होता है, जिसमें से हमारे पास 200 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रीजनिंग। तो भाई हमारे पास जो एम है स्कोर करने का रीजनिंग में, अगर मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि हमें अगर 150 140 तक का स्कोर लेकर आना है तो द एम टू स्कोर इन रीजनिंग इज 50 आउट ऑफ 50। मैं इससे कम का बिल्कुल भी एम नहीं रखूंगा क्योंकि यही सेक्शन है जहां पर स्कोर किया जा सकता है और हम इसी पर विचार करने वाले हैं। हम बात करते हैं कि अगर हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे स्कोर को लाने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि हमें एक तो टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करना होगा इनटू द एग्जाम, और फिर हमें बात करना होगा राइट कंटेंट फॉर स्टडी। हम वही टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें जो हमें स्कोर लेकर आ सकते हैं, हम उन चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें जहां से हमारा स्कोर डाउन हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास इनटू दी टॉपिक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो मैं अगर बात करूं आपसे द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज एनालॉजी, और अगर हम बात करें इसकी एनालॉजी टॉपिक की, तो एनालॉजी टॉपिक हमारे पास एग्जाम में अभी तक प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि 8 से 10 नंबर तक पूछा जाता है। मतलब आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चन एनालॉजी से आते हैं। आप सभी लोग एनालॉजी जानते होंगे। जब बात आती है सिमिलर पेयर वाले क्वेश्चंस की, दैट इज अगर क्वेश्चन में दे रखा है A is to B is same as P is to what, जब भी ऐसे पेयरिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं ये हमेशा एनालॉजी से होते हैं। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है आपके रीजनिंग में जो ना कि सिर्फ आपके लेटर्स और ना ही सिर्फ आपके अल्फाबेट्स, इसके अलावा वो आपके जनरल स्टडीज का भी जो है नॉलेज चेक कर लेता है। जनरल स्टडीज का कैसे? अरे भाई पेयरिंग किसी भी चीज की जाती है, किसी प्रोफेशन से उसके टूल की पेयरिंग की जा सकती है, किसी कंट्री से उसकी करेंसी की पेयरिंग की जा सकती है, किसी स्टेट से उसके नेचुरल फीचर्स की पेयरिंग की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेयर्स बन सकते हैं, तो वहां पर आपका जनरल नॉलेज भी जो है वो काम आता है। हमें अगर बात करें इनटू द सेकंड सेगमेंट, सीरीज से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर बात करें हर 50 क्वेश्चन के पेपर में या फिर हर 50 क्वेश्चन आउट ऑफ रीजनिंग में से 8 से 10 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सीरीज के बनते हैं। सीरीज आपके पास या तो लेटर सीरीज हो सकती है या फिर आपके पास जो है नंबर सीरीज हो सकती है या फिर आपके पास आई कैन से इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है। यहां से आपके पास हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इनटू द थर्ड कैटेगरी मैं कहता हूं कि मेरे पास क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है जिसमें से आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन ऑब्जर्व किए होंगे, दैट इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन हमेशा ऑड वन आउट के नाम से आता है, जहां से हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। यहां पर भी आपके पास क्लासिफिकेशन अनदर टॉपिक, जहां पर आपके पास क्लासिफिकेशन नंबर से हो सकता है, क्लासिफिकेशन अल्फाबेट से हो सकता है, या फिर यहां पर फिर से आपके जनरल स्टडीज के नॉलेज को चेक किया जा सकता है। मतलब व्हेन इट कम्स टू क्लासिफिकेशन, तो आप यहां पर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप एक को रूल आउट करते हो। 1 इज रूल्ड आउट। तो 1 इज रूल्ड आउट का मतलब ये कि 4 में से 3 को एक कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है और एक को वहां से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, वो हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। मैं कहूं आपसे बात कि हमारे पास अगला टॉपिक है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहां से ऑब्जर्व किया गया इन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कि आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्या किया जाता है, आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स को कोड कर दिया जाएगा और फिर नए वर्ड्स को आपको डिकोड करने के लिए पूछा जाएगा।
तो दीज आर बेसिकली द टॉपिक्स जहां पर आपके पास रीजनिंग का ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। इसके अलावा बात आती है ब्लड रिलेशन की। आप सभी लोगों ने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। हमारे पास यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इनकी जो कैटेगरी बनती है होता है पॉइंटिंग आउट वाला। पॉइंटिंग आउट वाला मतलब जब कोई एक पर्सन किसी फोटोग्राफ की तरफ देखकर बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, तो इस टाइप की कैटेगरी को कहते हैं पॉइंटिंग रिलेशनशिप, या फिर हमारे पास पॉइंटिंग कैटेगरी। एक होती है स्टेटमेंट वाइज, डायरेक्टली स्टेटमेंट दे दिया होता है, या फिर हमारे पास एक कैटेगरी होती है जहां पर हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब क्या? A स्टार B refers to A is sister of B, A hashtag B refers to A is brother of C, A is brother of B, ऐसे कुछ रिलेशनशिप बना दिए जाते हैं, कोडिंग कर दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। अनदर कैटेगरी दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के साथ में मैं बात करूं अगर, तो हमारे पास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चंस भी जनरली बनते हैं, जिसको लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं इनटू द टॉपिक ऑफ सिलोजिज्म। मैं सिलोजिज्म के सारे टॉपिक की बात ना करते हुए आपसे कहूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चन पर विचार करें। रेस्ट नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अनदर कैटेगरी दैट इज मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो जब भी क्वेश्चन बनता है, लेट अस सपोज 8 + 5 डिवाइडेड बाय 3 - 4 × 2 इज इक्वल टू 20। अब बताइए यहां से किन नंबर्स की पोजीशन चेंज करेंगे, किन सिंबल्स की पोजीशन चेंज करेंगे कि आपके पास रिलेशनशिप सही हो जाए। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले, वो सारे के सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस में फ्रेम होते हैं और यहां से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बात आती है सर 50 मार्क्स में से आपने ये सिर्फ 6 से 7 टॉपिक के अंदर बता दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली कवरिंग अबाउट 40 मार्क्स ऑफ द सिलेबस। तो क्या सर यही 7 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस, आई वुड सजेस्ट कि मैं रीजनिंग के सिलेबस को आपके सामने 2 कैटेगरी में बांटता हूं। वन इज हायर वेटेज कैटेगरी या हायर वेटेज टॉपिक्स, जहां पर आपको सिर्फ ये 7 टॉपिक्स पर फोकस करना होता है। तो सर क्या इसके अलावा फिर हमारे पास जो बचे हुए 10 मार्क्स है वो कहां से पूछे जाएंगे? तो दैट इज फ्रॉम दी दिस टॉपिक्स, जहां पर हर एक टॉपिक से आपको जो है एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करूं डाइज के बारे में, आप लोग जानते होंगे डाइज आपके पास या तो जनरल डाइज होती है, या आपके पास स्टैंडर्ड डाइज होती है, या फिर आपके पास एक ओपन बॉक्स होता है जिसको क्लोज करने पर वो डाइज जैसा दिखाई देगा। तो बताइए फिर डाइज कैसी दिखाई देगी? कभी कभी इस पर क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है। हमारे पास अगली क्वेश्चन की वैरायटी है दैट इज डिक्शनरी सीक्वेंस। मतलब क्या? आपको वर्ड्स को रैंडमली पुटअप कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन वर्ड्स को एक डिक्शनरी के सीक्वेंस में फ्रेम कीजिए। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। सिटिंग और रैंकिंग अरेंजमेंट में रैंकिंग थोड़ा सा कम पूछा जाता है, सिटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपको लीनियर या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों में से लीनियर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सर्कुलर पर क्वेश्चन कम फ्रेम किए जाते हैं एसएससी जेईई के अंदर। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन डायग्राम आप सभी लोग जानते हो, जब भी हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरीज को एक साथ जोड़ दिया जाता है और फिर वेन डायग्राम क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारे पास एग्जांपल है मेल, फीमेल और ह्यूमन बीइंग, तो बताइए आप इसके लिए सबसे बेहतर या मोस्ट अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम क्या होगा? तो वी नो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, तो 2 अलग शक्ल बनेंगे और दोनों ही किसके अंदर आएंगे? ह्यूमन बीइंग के अंदर आएंगे। जब भी ऐसी कैटेगरीज होती है वो वेन डायग्राम में आता है और एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। वन इज द क्वेश्चन ऑफ पजल। पजल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर में, जब भी आपने प्रैक्टिस किया होगा रीजनिंग का, कि आपके पास एक ऐसा रोज और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है जहां पर आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या नंबर आएगा ये जनरली पूछ लिया जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरली वो पजल या मिसिंग नंबर कैटेगरी में आते हैं, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है। आपके पास एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट से क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे कि आपको कुछ अलग वर्ड्स दे दिए गए। लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल हेड दे दिया गया, आपको नेक दे दिया गया, आपको जो है चेस्ट दे दिया गया और आपको जो है लेग दे दिया गया। अब पूछा है कि इसमें से एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट क्या होगा। सो वी नो दैट हेड से लेग तक जाने में एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। हेड के बाद नेक आएगा, नेक के बाद चेस्ट आएगा, चेस्ट के बाद लेग आएगा। तो जब मीनिंगफुल अरेंजमेंट से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। एक वाटर या मिरर इमेज से फ्रेम होगा, दैट इज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन फ्रेम होगा, एक क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होगा। हिडन इमेजेस से या हिडन फिगर से क्वेश्चन फ्रेम होगा, फिगर कंप्लीशन से एक क्वेश्चन फ्रेम होगा और मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन फ्रेम होगा। दीज आर दी टॉपिक्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेईई।
लेकिन इसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं दैट आर लेस इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं दैट आर रेयरली आस्क्ड इन द एसएससी जेईई, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। एजेस के वाले केसेस जो है कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लॉक और कैलेंडर से जनरली क्वेश्चंस बहुत कम बार पूछे गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। इसके अलावा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये बहुत कम पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम्स में, पिछले 2 साल से तो हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेईई, जनरली ये बैंकिंग और बाकी नॉन टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है। डाटा सफिशिएंसी नेवर आस्क्ड इन एसएससी जेईई, कभी भी काम का नहीं है। इनइक्वालिटीज आप सभी लोग जानते होंगे, यू माइट हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन, जहां पर हमारे पास रिलेशनशिप्स गिवन होती है, जब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू वाले साइन से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन्हें बेसिकली मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज कहते हैं। एसएससी जेईई में कभी नहीं पूछा जा रहा है, ना पूछा जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बैंकिंग एग्जाम। क्यूब एंड डाइस में से अगर मैं बात करूं तो डाइस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन डाइस की अगर मैं कहूं कि क्यूब और क्यूबॉइड दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट फॉर दी एसएससी जेईई एग्जाम। तो ध्यान रखना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो है आपकी प्रिपरेशन बेहतर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें एसएससी जेईई में इफ वी रियली वांट टू क्रैक पेपर 1, तो हमें जो है 50 क्वेश्चन अगर एसएससी जेईई में रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, तो उसी में से 50 नंबर कैसे लाना, वो एक टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भाई हम सब इतना जानते हैं कि जो टाइम हमें अलॉट होता है दैट इज जनरली 200 क्वेश्चंस के लिए हमें मिलते हैं 120 मिनट्स। तो इसका मतलब हमारे पास वी हैव 36 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिलते हैं, और 50 क्वेश्चन की बात कर ले तो टोटल मिलाकर हमारे पास हमें 30 मिनट्स में पूरा रीजनिंग का पेपर करना होता है। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, मतलब 30 मिनट में हम पूरा पेपर पूरे 50 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाए, तो सर क्या बाकी के क्वेश्चन छोड़ दें और टेक्निकल का पार्ट सॉल्व करने लगे या जीएस का पार्ट सॉल्व करने लगे? नहीं, व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर टाइम कम पड़ रहा है और 50 में से 50 स्कोर करना ही है, सो वी विल बी यूटिलाइजिंग सम टाइम फ्रॉम द जनरल स्टडीज पार्ट। मतलब अगर मैं कहूं कि आप अगर अपने जनरल स्टडीज के पार्ट को, इफ यू कंप्लीट योर जनरल स्टडीज पार्ट इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स, यहां भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे आपको, तो आपके पास यहां से 10 मिनट्स बच जाते हैं। इन 10 मिनट्स का यूटिलाइजेशन आप कर लो, ठीक है, फॉर रीजनिंग। तो रीजनिंग में अगर आप मान लो 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से टाइम यूटिलाइज करके कर लो। व्हाट यू नीड टू फोकस इज रीजनिंग इज इजीएस्ट पार्ट, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, तो क्यों ना हम इसमें 50 से 50 मार्क्स स्कोर कर लें। सो नाउ वी जस्ट नीड टू स्कोर इवन द लेसर मार्क्स इन जीएस और टेक्निकल पार्ट, हम फिर भी जो है कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। नाउ आप लोगों को इन्हीं चीजों पे फोकस करना है एंड स्टे ट्यून ऑन टू दिस YouTube चैनल। मैं अगले लेक्चर में लेकर आने वाला हूं आप इन टॉपिक्स को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन रीजनिंग। थैंक यू वेरी मच।